अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। ठीक है। जी तो कहाँ तक हमने कवर की थी स्लाइड्स? मार्केटिंग रिसर्च वाली स्लाइड। ये देख लिए थे ना हमने? ये डेफिनेशंस कर ली थी। डेफिनेशंस कर ली थी या नहीं? रिकॉर्डेड लेक्चर। कर ली थी। जी तो यहाँ तक हमने जो है वो बात की थी कि मार्केटिंग में हमारे पास रूटीन बेसिस पे क्रिटिकल डिसीजंस और जजमेंट जो है वो लिए जाते हैं। इस डिसीजंस के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, मार्केट में क्या पोटेंशियल है, नई कोई रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन आ रही है या कोई रिस्ट्रिक्शन रिमूव हुई है। उसकी एग्जांपल भी हमने देखी थी एक ऑडी कार की, सऊदी अरबिया की मार्केट के हिसाब से। ठीक है, कंपटीटर की कोई एक्टिविटी हुई है और कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की कोई इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें क्रिटिकल डिसीजंस एंड जजमेंट बनानी होती हैं। राइट जी। इसके लिए हम इसको कहते हैं कि ये मार्केटिंग रिसर्च है, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए उसका नाम है जी मार्केटिंग रिसर्च। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो हमारी मार्केट है, ये हमारी मार्केट है सारी, जिसमें कि कस्टमर एग्जिस्ट करता है, कंज्यूमर एग्जिस्ट करता है और पब्लिक एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी। और ये मैन्युफैक्चरर है, मार्केटर, इन दो लोगों को, इन दो एंटिटीज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक जो है वो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ये इंफॉर्मेशन का नाम, इस इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने का नाम मार्केटिंग रिसर्च है। ठीक जी, विच इज़ टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रॉब्लम्स। कोई मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं या किसी तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं, कोई थ्रेट क्रिएट हुई है। जैसे कि हमने पिज़्ज़ा की एग्जांपल में देखा था, डोमिनोज के पिज़्ज़ा के एग्जांपल में जो एक नेगेटिव मार्केटिंग चली गई थी सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी डोमिनो पिज़्ज़ा के लिए। राइट जी, ताकि हम जनरेट कर सकें, रिफाइन कर सकें एंड इवेलुएट कर सकें मार्केटिंग एक्शंस को। जो मार्केटिंग एक्शंस पे हम लेते हैं, उनके अगेंस्ट हमारी परफॉर्मेंस क्या आ रही है। ठीक जी। एंड टू फर्दर इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग एज अ प्रोसेस, इसका नाम है मार्केटिंग रिसर्च। ये डेफिनेशन हम प्रीवियस सेमेस्टर में भी कर चुके हैं। सो वंस अगेन, मार्केटिंग रिसर्च इज द फंक्शन। ये दो डेफिनेशन हमने देखी, ये हमारे पास है एल्विन सी बर्न्स की बुक से। ठीक जी, आप चाहें तो उसका चैप्टर आपको मिल जाएगा। और ये हमारे पास डेफिनेशन है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की। समवॉट दोनों डेफिनेशंस जो है वो सिमिलर हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन कहती है कि मार्केटिंग रिसर्च इज द फंक्शन दैट लिंक्स द कंज्यूमर, कस्टमर एंड पब्लिक टू द मार्केटर थ्रू इंफॉर्मेशन। ये वही चीज़ है जो हमने स्लाइड में देखी है। ठीक है जी। Marketing research is the function that links the consumer, customer, and public to the marketer through information. कौन सी information? The information which is used to identify and define marketing opportunities and problems. Right? ताकि इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हम जनरेट करें, रिफाइन करें और इवेलुएट करें जो मार्केटिंग एक्शंस हम लेंगे, और उन मार्केटिंग एक्शंस के अगेंस्ट जो हमारी परफॉर्मेंस आ रही है उसको मॉनिटर करना है
और एज एन ओवरऑल मार्केटिंग के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना और उसको इम्प्रूव करना इज डिफाइंड एज मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है जी, देन हमने मार्केट रिसर्च, एक तो हमने मार्केटिंग रिसर्च देख लिया, देन मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस which is used to define the size, location and makeup of the market for a product or service. साइज, लोकेशन एंड मेकअप। अब लेट्स से कि अगर हमारे पास जो है वो मलेरिया की प्रोडक्ट्स हैं, एंटी मलेरिया की प्रोडक्ट्स के लिए हम मार्केट देखना चाहते हैं, तो ये मार्केट की लोकेशन जो है वो कहाँ पर है। डेवलप्ड कंट्रीज में वुमन, जैसे कि हमने प्रीवियस किसी सेशन में देखा था जब हमने रेयर डिजीज की बात की थी, तो मलेरिया बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में रेयर डिजीज की कैटेगरी में जाता है। इट मीन्स कि वहाँ पर उसकी प्रॉपर साइज जो हमें चाहिए होगा हमारी कंपनी के लिए, मार्केट के लिए, वो डेवलप्ड कंट्रीज में उसका वो साइज नहीं है, वहाँ पर वो मार्केट लोकेट नहीं करती एंटी मलेरियल प्रोडक्ट्स की। कहाँ पर लोकेट करेगी? डेवलपिंग कंट्रीज में लोकेट करेगी, या जहाँ पर के जो लाइफ स्टाइल है या एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो इम्प्रूव्ड नहीं है एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज। सैनिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मार्केट ज़्यादा ख़राब होगी, ऑब्वियसली वहीं पर ज़्यादा मलेरिया की मार्केट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान में एंटी मलेरियल प्रोडक्ट्स की मार्केट लोकेट करती है, तो उसका साइज कितना है, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो पर मंथ या पर ईयर किसी गिवन टेरिटरी में रिपोर्ट होते हैं, कितने पेशेंट्स हैं जिनको कि एंटी मलेरियल मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम देखें फर्दर साइज की एग्जांपल में और डायबिटीज़ की अगर हम बात करें, तो डायबिटीज़ का इंसिडेंस पाकिस्तान में कितना है, किसी को पता है भाई? कितना परसेंट है डायबिटीज़ पाकिस्तान में? जी जनाब, डायबिटीज़ का पता है किसी को? पाकिस्तान में कितनी है डायबिटीज़? चले हम अज्यूम कर लेते हैं कि 20% के आसपास है, 20% के आसपास है। 20% डायबिटीज़ साइज है पाकिस्तान की मार्केट का, विच मीन्स कि अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो है 22 करोड़, तो 22 करोड़ में से 20% सर जी 20% से तो ज्यादा ही होगा डायबिटीज का अगर देखा जाए, क्योंकि हर दूसरे तीसरे घर में किसी न किसी एक या दो बंदे को डायबिटीज होता ही होता है। जी हाँ, जी हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन आई थिंक कि जो मुझे याद पड़ता है वो 20 के आसपास ही है, 20 से ज़्यादा ही है, लेकिन बेगर 25 से आई थिंक कि कम है। द रीज़न बीइंग कि ये पे डिपेंड कर रहा होता है कि पॉपुलेशन जो है वो रूरल और अर्बन एरियाज वाइज भी डिपेंड कर रहा होता है कि पाकिस्तान की रूरल आबादी, अब जैसे हमारी जो ऑब्जर्वेशन की जो आपने बात की उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ठीक है, लेकिन अगर हम रूरल एरियाज में जाएं तो वहाँ पर ये इंसिडेंस कम हो जाता है। ऐसा ही है ना, जहाँ पर लाइफ स्टाइल ऐसा है कि लोग सुबह सवेरे उठते हैं और टाइम जी पर अपने मील्स लेते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं, तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जगह नहीं होता, ऐसे इलाकों में डायबिटीज़ भी इतनी नहीं होती। जी सर। तो इस वजह से ओवरऑल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ अराउंड 20%। ठीक है। तो साइज इसका ये बनता है कि 22 करोड़ की आबादी में से 20% की अगर हम निकालें तो 20% पे नंबर एग्जिस्ट करता है। उस 22 करोड़ का जो 20% बनेगा, कितना बनेगा? 4 करोड़ के आसपास बन जाएगा। ठीक है। जी तकरीबन यही बनेगा। तो ये 4 करोड़ की मार्केट जो है वो एग्जिस्ट करती है, ये साइज है पाकिस्तान में डायबिटीज़ का साइज जो है वो ये। ठीक है। इसी तरह से जब मैं डायबिटीज़ पे काम कर रहा था मलेशिया में, तो वहाँ पर 18 पॉइंट समथिंग था उसका प्रोपोर्शन, 18 पॉइंट समथिंग परसेंटेज थी मलेशिया में, और उनकी आबादी भी बेहद कम है। कितनी है? आई थिंक 4 करोड़ के करीब आबादी है मलेशिया की। तो 4 करोड़ में से 18 पॉइंट समथिंग परसेंट,
तो मलेशिया की डायबिटीज मार्केट कंपैरेटिवली पाकिस्तान की डायबिटीज मार्केट से उसका साइज जो है वो कम है। ठीक है जी। तो मार्केट का साइज, उसकी लोकेशन और उसका मेकअप, फॉर एग्जांपल मेकअप में अगर हम डायबिटीज की एग्जांपल दोबारा ले लें तो उसमें टाइप 1 कितनी है, टाइप 2 कितनी है, गेस्टेशनल डायबिटीज से कितने केसेस होंगे, या दूसरी जो जेनेटिक डायबिटीज हैं उनकी किस तरह की जो है वो मेकअप बना हुआ है, एज वाइज किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, सोशो इकोनॉमिकली किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारा उसका साइज, लोकेशन और मेकअप जो है वो हम देखते हैं मार्केट रिसर्च के पॉइंट से। मार्केट रिसर्च उसको कहा जाता है। प्रैक्टिकली दोनों चीज़ें आपस में जो है वो प्रैक्टिकली सिमिलर ही हैं चीज़ें फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने दो डिफरेंट डेफिनेशंस दे रखी हैं, मार्केट रिसर्च की अलग है और मार्केटिंग रिसर्च की अलग। ठीक है जी। आपका अच्छा जी, अब हमारे पास रिसर्च की दो टाइप्स निकल के आती हैं मार्केटिंग रिसर्च में। वन इज द बेसिक रिसर्च एंड अदर इज द अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च है जिसमें कि हम कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च करते हैं। उस रिसर्च में से हमारे पास जो इंफॉर्मेशन निकल कर आती है उससे हम प्रैक्टिकली अपने डे टू डे जो लाइफ है या जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं, उसमें अप्लाई करते हैं। जबकि जो बेसिक रिसर्च है वो नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए जो है वो की जाती है, यानी कि वो सिर्फ नॉलेज जनरेट करती है बेसिक रिसर्च। और बेसिक रिसर्च के बाद फिर अप्लाइड रिसर्च उसमें से निकल के आती है। जैसे कि हायरार्की ऑफ नीड्स जो हमने स्टडी किया था प्रीवियस सेमेस्टर में, किसकी थी वो हायरार्की ऑफ नीड्स? इसकी थ्योरी हमने स्टडी की थी नीड्स, मैस्लो की। मैस्लोस हायरार्की नीड्स जो है उसमें आपको उसके फेवर में भी और उसके अगेंस्ट भी कई रिसर्चेस जो है वो उसके अगेंस्ट में भी मिल जाएंगे। कई रिसर्चर्स का ये कहना है, जैसे कि हमने उसी उसी सेशन में दो थ्योरीज ऐसी देखी थी, जिसमें एक तो मैस्लो हायरार्की नीड्स ये कह रही थी कि जो बेसिक नीड्स है वो बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट जैसे कि वाटर, फूड, शेल्टर और इस तरह की चीज़ें उसमें शामिल रहती हैं और ये हर इंसान के लिए एक ही जैसी होती हैं बेसिक नीड्स। जबकि फिर हमने एक और थ्योरी देखी थी, शायद क्या नाम था उसका, जिसमें हमने देखा था कि कल्चरली इम्पेक्ट होता है बेसिक नीड्स के ऊपर भी। किसी इंसान को उसके पेरेंट्स ने क्या जो है वो तरबियत दी है, उसके माहौल में क्या चीज़ें अवेलेबल थी, उसके उस्तादों ने उसको क्या बताया है, उसके एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें जो है वो अच्छी समझी जाती हैं, वो उसकी बेसिक नीड्स को डिफाइन करती हैं। तो ये मैस्लोस हायरार्की नीड्स थ्योरी एक नॉलेज है, उस नॉलेज को फर्दर एक्सपेंड करना, उसको फर्दर स्टडी करना, जैसे कि डार्विन थ्योरी हो गई। ठीक है, ये नॉलेज है, उसको प्रैक्टिकली अगर अप्लाई होगी फील्ड में, प्रैक्टिकली अगर अप्लाई होगी तो अप्लाइड रिसर्च होगी, अदरवाइज वो बेसिक रिसर्च होगी जिसमें से कि सिर्फ नॉलेज जो है वो जनरेट हो रही होगी। ठीक है जी। जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स जो हमारे पास फील्ड में आ रहे होते हैं उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए लेट से कि सेल्स जो है वो क्यों डिक्लाइन हो रही है, किसी गिवन प्रोडक्ट की सेल्स क्यों डिक्लाइन हो रही है, किसी गिवन फार्मास्यूटिकल कंपनी के इमेज को मार्केट में ज़्यादा बेहतर करने के लिए कौन से फैक्टर्स जो है वो ज़रूरी होते हैं। ठीक है जी, वो अप्लाइड रिसर्च में जो कि प्रैक्टिकली हमारे पास जो ये चीज़ें इम्प्लीकेट हो सकेंगी वो अप्लाइड रिसर्च कहलाती है। और बेसिक रिसर्च जहाँ पर सिर्फ नॉलेज जनरेट होती है और उसकी कोई कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते बेसिक रिसर्च के। अप्लाइड रिसर्च के हमारे पास कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उस अप्लाइड रिसर्च को अप्लाई करके कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स हम हासिल करते हैं। ठीक है जी। दिस इज बेसिक रिसर्च वर्सेस अप्लाइड। देन हमारे पास डेटा टाइप्स दो हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। रिसर्च में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन जो हम निकालते हैं वो प्राइमरी डेटा उसी टाइप हो सकती है या सेकेंडरी डेटा उसी टाइप हो सकती है।
प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो जिसका रिजल्ट स्पेसिफिकली हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी फार्मेसी या जो भी हमारे एनवायरनमेंट है उसको आंसर करेगा। जबकि सेकेंडरी डेटा कहीं और स्टडी हुआ होगा और उस डेटा को हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। ठीक है जी, लेट से हम ये कहते हैं कि फैकल्टी ऑफ फार्मेसी हमदर्द यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है, लेट से कि जी वो किस तरह से देखते हैं फार्मेसी ग्रेजुएशन की एजुकेशन को कंपेरेटिव टू द फील्ड एक्सपीरियंस। ठीक है जी, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी हमदर्द यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स किस तरह से देखते हैं कि उनकी जो एजुकेशन है उसमें मार्केट रिलेटेड नॉलेज या प्रैक्टिकल जो इंटीग्रेशन है उसका लेवल क्या है और उसको फर्दर इम्प्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ये हमारे लिए हो जाएगी, हमारे केस में प्राइमरी डेटा हो जाएगा, क्योंकि ये हम इस डेटा की मदद से हमारी अपनी पॉपुलेशन को हम एड्रेस कर रहे हैं और हमारी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर दूसरे केस में हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफिक आंसर नहीं करेगी वो रिसर्च, लेट सपोज कि हम ये कहते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट्स किस तरह से देखते हैं मार्केट इंटीग्रेशन विद द थ्योरेटिकल नॉलेज, और वो क्या फर्दर जो है वो चाहते हैं या किस तरह से इम्प्रूवमेंट्स जो है वो इस एजुकेशनल प्रोसेस में किस तरह से चाहते हैं। अब कराची यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ फार्मेसी की में होने वाली जो रिसर्च है उसका डेटा अगर हम लेके और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे फैकल्टी ऑफ फार्मेसी हमदर्द यूनिवर्सिटी में, तो वो हमारे लिए हो जाएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी डेटा वो डेटा जो कि कहीं और जनरेट हुआ है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जनरेट हुआ है। प्राइमरी डेटा वो जो कि हमने स्पेसिफिकली हमारे अपने लिए जनरेट किया है। ठीक है जी। नाउ लेट्स से कि अगर हम कहते हैं कि कम्युनिटी फार्मेसी में अगर 3 शिफ्ट में कम्युनिटी फार्मेसी चलती है, सुबह 8 से लेकर रात 2 बजे तक 3 शिफ्टें उसमें होती हैं, तो तीनों शिफ्ट में एक फार्मासिस्ट, फुल टाइम फार्मासिस्ट के मौजूद होने से या ना होने से, तीनों शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में या 1 शिफ्ट में होने से कम्युनिटी फार्मेसी के सेल्स के ऊपर क्या इम्पेक्ट आता है। राइट जी। आप सपोज करें कि हमारी अपनी जो है वो कम्युनिटी फार्मेसी है और उसी में हम ये रिसर्च कर रहे हैं, तो इसमें से हमारे पास जो डेटा आएगा वो प्राइमरी डेटा होगा। अगर हम यही चीज़ किसी ऑलरेडी पब्लिश्ड पब्लिकेशन से ले लें, फॉर एग्जांपल कनाडा में कोई रिसर्च हुई है, कनाडा में भी यही रिसर्च हुई है कि जो 3 शिफ्ट एक कम्युनिटी फार्मेसी में है और अगर फार्मासिस्ट 1 शिफ्ट में मौजूद होता है या 2 में होता है या 3 में होता है, तो सेल्स पे किस तरह से इम्पेक्ट आता है। कनाडा में होने वाली रिसर्च कहती है कि जी फार्मासिस्ट अगर तीनों शिफ्ट में होगा तो सेल्स सिग्निफिकेंटली हायर है एज कम्पेयर टू फार्मासिस्ट इन, या लेट से कनाडा में होने वाली रिसर्च कहती है कि फार्मासिस्ट 2 शिफ्ट में होने से सिग्निफिकेंटली सेल्स हायर है एज कम्पेयर टू 3 और 1 शिफ्ट अवेलेबिलिटी। अब इस चीज को, इस डेटा को उठाते हुए अगर हम अपनी कराची में जो हमारी फार्मेसी है इसमें यूटिलाइज करते हैं तो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। ठीक है जी। आज क्लियर है, ये प्राइमरी सेकेंडरी डेटा की बात क्लियर है। अच्छा, इसी तरह से आप फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। राइट, अगर हम हमारी अपनी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन में किसी इक्विपमेंट की मौजूदगी या ओके, लेट से कि अगर हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स फोर्स है उसमें 50-50 रेशो है साइंस ग्रेजुएट और नॉन साइंस ग्रेजुएट के रेशो का। ठीक है, इसमें अगर हम साइंस ग्रेजुएट का रेशो इंक्रीज करते हैं तो सेल्स परफॉर्मेंस या मार्केटिंग एक्टिविटीज पे क्या इम्पेक्ट आएगा। अगर हम अपनी रिसर्च करेंगे, अपने डेटा की बेसिस पे करेंगे तो प्राइमरी है। अगर हम किसी और मल्टीनेशनल कंपनी ने अगर ये रिसर्च करके फाइंड आउट किया हुआ है कि जिस साइंस ग्रेजुएट के प्रोपोर्शन सेल्स फोर्स में इंक्रीज करने से
सेल्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास सेकेंडरी डेटा है। प्राइमरी डेटा हासिल करने, प्राइमरी डेटा का डिसएडवांटेज ये है कि कॉस्ट लगती है इस पे। ठीक है जी, कॉस्ट हमें हमारी लगानी पड़ेगी, ऑब्वियसली शुरू से हमने वो रिसर्च करनी है, उसका डेटा जनरेट करना है। सेकेंडरी डेटा में ये है कि कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, एडवांटेज ये है कि कॉस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होगा, उसी डेटा की बेस पे हमने डिसीजन लेना है। लेकिन डिसएडवांटेज ये होगा कि ये स्पेसिफिक नहीं होगा हमारे अपने बिजनेस के लिए, हमारे अपने एनवायरनमेंट के लिए, हमारी अपनी कंडीशंस के लिए सेकेंडरी डेटा स्पेसिफिक नहीं होंगी। एडवांटेज ये है कि फ्री होंगी या मोस्टली लो कॉस्ट होंगी। प्राइमरी किस तरह से हम कंडक्ट करेंगे जी, फोकस ग्रुप्स करेंगे, सर्वेस करेंगे और इंटरव्यूज के थ्रू प्राइमरी डेटा जनरेट किया जाता है। फोकस ग्रुप्स, सर्वेस या इंटरव्यूज। सर्वेस जिस तरह से हम क्वेश्चन या फॉर्म की बेसिस पे सर्वे करते हैं, इंटरव्यूज में हम 1 बाय 1 जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करके डेटा कलेक्ट करते हैं। फोकस ग्रुप्स में एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्रुप होता है, उसका एक साथ उसके ओपिनियन जो है वो लिए जाता है। ठीक, इस तरह से मिलता है हमें प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा हमें अमूमन जो है पब्लिकेशन की फॉर्म में मिलता है, बुक से मिलता है, साइंटिफिक जर्नल से मिलता है, न्यूज़पेपर से मिलता है, इंटरनेट से मिलता है। सारी जो बाकी तकरीबन सोर्सेस हैं, पब्लिश सोर्सेस, वो सेकेंडरी सोर्सेस में आ जाती हैं, वहाँ से हमें सेकेंडरी डेटा मिलता है। ठीक है जी। अच्छा, अब प्राइमरी डेटा टाइप्स की हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा हमें बताता है कि कोई चीज़ क्या है, क्यों है, कैसे है, कोई उस चीज़ के बारे में क्या फील करता है। जबकि क्वांटिटेटिव इज बेस्ड ऑन द नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर्स में जो है वो चीज़ निकल के हमारे पास आती है। ठीक है जी। जैसे क्वालिटेटिव में हम किसी प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छा जो है वो उसको रेटिंग करता है। क्वांटिटेटिव में कितने लोग हैं जो कि प्रोडक्ट को बहुत अच्छा रेट करते हैं, नंबर्स में बात आ जाती है। क्वालिटेटिव में क्वालिटी की बात आती है। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस या ओपिनियन उसके बारे में क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव के किस स्केल पर है, नेगेटिव के किस स्केल पर है। ठीक है जी। क्वालिटेटिव डेटा अमूमन स्मॉलर सैंपल साइज से लिया जाता है, सैंपल साइज कम रखा जाता है क्वालिटेटिव डेटा के लिए, जबकि क्वांटिटेटिव डेटा डिटरमाइन करने के लिए लार्जर सैंपल साइज पे जाते हैं हम लोग। सैंपल साइज कैसे डिटरमाइन होगा, कैलकुलेट होगा, ये हम देखेंगे जब हम सैंपल पे पहुंचेंगे, सैंपलिंग पे। राइट जी। देन क्वालिटेटिव डेटा हमें इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप्स के थ्रू मिलता है, और क्वांटिटेटिव भी हमें बहरहाल इंटरव्यूज से भी मिल सकता है, फोकस ग्रुप से भी मिल सकता है, ऑनलाइन और पोस्टल सर्विस के थ्रू मिल सकता है। जैसे कि ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में जो मैंने देखा है कि अमूमन जो अपने पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की रिसर्च भी कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर इस तरह का कोई डेटा है जिसमें क्वेश्चनियर बना के और डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो फॉर्म्स बना के और गूगल फॉर्म्स पे फॉर्म बना के उनके लिंक्स जो है वो पार्टिसिपेंट्स को सेंड कर दिए जाते हैं। वो अपना अपना डेटा रिस्पॉन्ड करते हैं उन क्वेश्चंस के अगेंस्ट। उसका डेटा जो है वो गूगल पे मिल जाता है, फिर फर्दर उसको एनालाइज कर दिया जाता है। तो ये ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू पोस्टल सर्विस भी जो है वो किए जाते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में पोस्टल सर्विस अभी भी किए जाते हैं, यूएसए, कनाडा वगैरह में। ठीक जी। लेट से क्या आपके पास पता होना चाहिए कि आपने किसको भेजना है, जो आपका टारगेट पॉपुलेशन है, जिससे कि आपको रिस्पॉन्स चाहिए या इंफॉर्मेशन लेनी है। लेट से कि डॉक्टर्स हैं आपके पास, कार्डियोलॉजिस्ट है, पंजाब के कार्डियोलॉजिस्ट है, जिनको कि आपने कराची से पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, और वहाँ से फिर वो फिल करके जो है वापस हमें भेज सकते हैं। अब हर टाइप का रिस्पॉन्स रेट जो है वो डिफरेंट होता है। जो ऑनलाइन है उसका रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पोस्टल सर्विस। ये रिस्पॉन्स रेट अमूमन 50% से कम होते हैं, यानी कि अगर आपने 100 लोगों को अप्रोच किया तो उसमें से लेस देन 50% होंगे जो कि रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। अब इनका क्राइटेरिया क्या है कि कितने क्राइटेरिया पे जाके आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, ये एक अलग टॉपिक है, उसमें हम अभी नहीं जा रहे। Then CATI service, computer assisted telephonic interviews service, CATI service, computer assisted telephonic interview service, यानी कि वो टेलीफोनिक इंटरव्यू जिसमें कि आप कंप्यूटर की हेल्प ले रहे हैं। राइट, जैसे कि
एक ऑप्शन जो आपको रिस्पोंडेंट ने बताया वो आपने कंप्यूटर पे इन किया, उसी की बेसिस पे वो दूसरा रिस्पॉन्स जो है वो हमें दे देगा। लेट से कि हमने रिस्पोंडेंट की जेंडर का हमने डेटा डाला, ठीक है जी, और क्वेश्चनर हमारे पास ऐसा है कि उसमें मेल के लिए क्वेश्चंस अलग हैं और फीमेल के लिए क्वेश्चंस अलग हैं। हमने कंप्यूटर में मेल लिखा तो सामने हमारे मेल रिस्पोंडेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लेके आ जाएगा। उसमें से फिर क्वेश्चन हमारे पास एज ग्रुप का आया जी, 50 प्लस है, 40 प्लस है या 30 प्लस है। हमने कंप्यूटर पे 50 प्लस लिखा तो 50 प्लस वाले अगर क्वेश्चन हमारे पास सेपरेट है तो उस तरह से वो हमें असेस करता रहेगा। ठीक है जी। देन क्वालिटेटिव में इन डेप्थ एनालिसिस है। एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा डीप है एज कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हमें सीधा सीधा जो है वो स्टेटिस्टिक्स लगानी है, क्योंकि नंबर्स पे बात हो रही होती है, स्टेटिस्टिक्स लगा के और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। जबकि क्वालिटेटिव में बड़ी डीप एनालिसिस करनी पड़ती है। द रीज़न बीइंग कि इसमें ओपिनियंस और एक्सपीरियंसेस लोगों के शामिल होते हैं। कोई अच्छा, बहुत आला, बहुत ही उम्दा किस्म का, इस तरह की चीज़ें। तो इन चीज़ों का रिलेशनशिप बनाना और उनको आपस में लिंक करने के लिए इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए होती है। अच्छा जी। देन क्वालिटेटिव में ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखे जाते हैं और क्वांटिटेटिव में मोस्टली क्लोज्ड क्वेश्चंस रखे जाते हैं क्वांटिटेटिव। तो ये क्या है ओपन एंडेड और क्लोज्ड क्वेश्चंस? सर ओपन हैंडेड में आपके पास जो आंसर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, मतलब वो अपनी मर्जी से राय दे सकते हैं। जबकि क्लोज क्वेश्चंस में ये होता है कि यस और नो या फिर 2-3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसी में से जो है वो सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन की वजह से फर्दर जो है वो इन डेप्थ एनालिसिस जो है ना वो चाहिए होती है, राइट? क्योंकि ओपन एंडेड में किसी भी तरह का रिस्पांस जो है रिस्पोंडेंट दे सकता है और उस रिस्पांस को कंसीडर करना पड़ता है रिसर्चर को। ठीक है जी। लेट्स से कि अगर मैं ये सवाल करूँ कि जी आज के सेशन में पार्टिसिपेंट्स कम क्यों हैं, सपोज कर लेते कम है तो क्यों है, और उसके अगेंस्ट अगर मैं क्लोज क्वेश्चंस में ऑप्शन दे देता हूँ कि जी लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, या हम खुद घर पे नहीं है, या इनमें से कोई भी नहीं, चार ऑप्शन, इनमें से चार ही ऑप्शन होंगे। इनको एनालाइज करना भी आसान होगा, जो भी स्टूडेंट्स ऑप्ट करेंगे इनको एनालिसिस इनका करना आसान होगा। ठीक है जी। ओपन एंडेड क्वेश्चन में अगर यही सवाल है कि जी आपने आज का सेशन क्यों नहीं अटेंड किया, और उसमें कोई भी रिस्पॉन्स अगर रिस्पोंडेंट दे सकता है, तो कोई रिस्पोंडेंट अगर ये लिख दे कि जी वो चूंकि पाकिस्तान का बेवी जहाज सोमालिया के समंदर से गुजरते हुए लुट गया था, सोमालिया के समंदर में बेवी कज़ाकों ने पाकिस्तानी जहाज लूट लिया, तो इसलिए मैंने सेशन अटेंड नहीं किया। ठीक जी। तो उस पर भी मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई इसका क्या ताल्लुक है सोमालिया के समंदर से और सोमालिया के पायरेट से, क्या उसका रिलेशनशिप बनता है, क्यों उसने ये रिस्पॉन्स दिया है, इसका क्या ताल्लुक इस जवाब से बनता है। ये सारी चीज़ें करने की वजह से कंपेरेटिवली इन डेप्थ एनालिसिस है एज कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है जी। ऑलराइट जी। देन मार्केटिंग रिसर्च हमारे पास बिजनेस एक्सपेंशन के लिए जनरली अगर हम इसको देखें कि मार्केटिंग रिसर्च से हमें क्या मिलता है, तो न्यू प्रोडक्ट्स के लिए और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए, एग्जिस्टिंग मार्केट्स के लिए और न्यू मार्केट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग रिसर्च हमें बिजनेस एक्सपेंड करने में काम आती है। ठीक है जी। न्यू प्रोडक्ट्स में फॉर एग्जांपल मार्केट रिसर्च कैन शो द लाइक्लीहुड ऑफ एडॉप्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। कोई नई प्रोडक्ट्स जो मार्केट में हम लाना चाह रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है उसके एडॉप्ट होने की, कितने चांसेस हैं कि हमारे कस्टमर्स जो है उसको एडॉप्ट करेंगे। ठीक है जी। लेट्स से कि जो पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है इसमें जो नए मॉलिक्यूल उमूमन आते हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज से आते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज उनको लेकर आती हैं और वो ऑलरेडी जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज में मौजूद होते हैं, फील्ड में मार्केट में मौजूद होते हैं। वहाँ के प्रेस्क्राइबर्स उनको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जब इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं या इंटरनेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो उन कॉन्फ्रेंसेस में जब पाकिस्तान के डॉक्टर्स उनको अटेंड करने जा रहे होते हैं तो उन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी और इसके अलावा जो साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैं उनके थ्रू पाकिस्तान की मार्केट में जो कस्टमर्स हैं हमारे उनको पता होता है
कि कौन सी प्रोडक्ट, अच्छी प्रोडक्ट जो है वो दूसरे कंट्रीज में अवेलेबल है और हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, तो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स इस्टेब्लिश्ड होती हैं, कुछ अरसे तक ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज में वो प्रोडक्ट्स चली हुई होती हैं, उनका डेटा अच्छे से इस्टेब्लिश होता है, उसको यूटिलाइज करते हुए हम पाकिस्तान की मार्केट में देखते हैं कि इसका अडॉप्शन क्या होगा, पर्टिकुलरली प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से और मार्केट के साइज के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी रेयर डिजीजेस ऐसी है, पर्टिकुलरली जेनेटिक डिजीजेस जो कि पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है जी, तो हर इनोवेटिव प्रोडक्ट पाकिस्तान में नहीं आएगी और डिपेंड करता है कि मार्केट साइज उसका कितना है पाकिस्तान में। देन उस न्यू प्रोडक्ट के लिए हम बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए ये डिटरमाइन करते हैं कि उसका एडॉप्शन लेवल क्या होगा। ओके जी, देन मार्केट रिसर्च कैन शो अनमेट नीड्स। अनमेट नीड्स हमें पता चलेंगी क्या अनमेट नीड्स मार्केट में चल रही हैं। ठीक जी, उसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अनफेमिलियर मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चलेगा कि क्या अनमेट नीड्स हैं, कौन सी ऐसी मार्केट है जो कि हमने एक्सप्लोर नहीं की है, जहाँ पर हमारी प्रोडक्ट्स अभी नहीं पहुंच रही हैं। ठीक है जी, जी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट रिसर्च का मेजर कस्टमर सेटिस्फेक्शन का। ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में मौजूद हैं उनका क्या अडॉप्ट, किस तरह से उनको प्रैक्टिस किया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है, क्या सेटिस्फेक्शन लेवल है, जिन नीड्स को मीट करने के लिए हमने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च की थी या वो चलती हुई आ रही है, वो मीट उनको कर रही है या नहीं कर रही, कंपटीटर के अगेंस्ट में प्रोडक्ट को कम्पिटिटिव एजेस वगैरह क्या हासिल है। ठीक है जी, न्यू टेरिटरीज भी पता चलती हैं जी, मार्केट रिसर्च के थ्रू पता चलती हैं। ठीक है जी, हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए न्यू टेरिटरीज या न्यू एरियाज। ठीक है, लेट से कि पाकिस्तान की मार्केट में ही भी जो है ना ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं जो कि एक्सप्लोर नहीं हुए हुए होते हैं। जैसे जैसे मार्केट में जब आप काम करते हैं, नए कस्टमर्स आपको पता चलते हैं, नए जोग्राफिकल एरियाज पता चलते हैं, उनका पोटेंशियल पर रिसर्च किया जाता है, क्या पोटेंशियल है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर नई मार्केट जो है वो डेवलप की जाती है। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग क्यों, ये तो हमारे पास जनरल बिजनेस एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया जी। फार्मास्यूटिकल क्यों, अनमेट थेराप्यूटिक नीड्स की हम बात कर चुके हैं। कौन सी ऐसी थेराप्यूटिक नीड्स मार्केट में हैं जिनको ट्रीट करने के लिए किसी तरह की कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो ये इटसेल्फ एक डिजीज के लिए भी हो सकती है कि कोई ऐसी डिजीज है जिसके लिए कि थेराप्यूटिक नीड मार्केट में एग्जिस्ट करती है और उसके अगेंस्ट कोई प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे पास कोविड जब पेंडेमिक स्प्रेड हुआ था तो वो एक अनमेट थेराप्यूटिक नीड थी मार्केट में हमारे पास। अब उसकी वैक्सीन डेवलप हो चुकी है, वैक्सीन डेवलप हो चुकी हैं। अब फर्दर 6 to 8 मंथ्स में पता चलेगा कि उनकी एग्जैक्ट एफिकेसी जो है वो क्या रही है, उसके अगेंस्ट साइड इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं। फिर उस डेटा की बेस पे पता चलेगा कि जी ये वैक्सीन जो डेवलप हुई हैं उन्होंने ये नीड्स मीट कर ली हैं या फर्दर कोई नीड रहती है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एफिकेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी तरह की कोई नीड जो मार्केट में एग्जिस्ट करती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है जी, कस्टमर्स की डिमांड फॉर न्यू मेडिकेशन अगर कोई आएगी तो उसको प्रेडिक्ट करना। राइट, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने एक आपको बात बताई थी कि ऑलरेडी हमारे जो पाकिस्तान के प्रिस्क्राइबर्स हैं वो बाहर से आने वाली प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स क्योंकि हमारे पास बाहर से ही आती हैं, उनके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। जैसे कि एक प्रोडक्ट 2019 में आनी थी ज़ल्टोफाई इज अ कॉम्बिनेशन, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ इंसुलिन एंड लिराग्लुटाइड। जी लिराग्लुटाइड GLP-1 रिसेप्टर, तो वो यूनिक कॉम्बिनेशन था इन सिंगल पेन, एक इंसुलिन और GLP-1 रिसेप्टर इनहिबिटर का। तो उसको हमने उस टाइम पे वी वर वर्किंग ऑन डेट साइड के जी क्या उसकी डिमांड है, कितने लोग उसको जानते हैं, अगर पाकिस्तान में उसको लॉन्च किया जाए तो हाउ मेनी कस्टमर्स आर विलिंग टू प्रिस्क्राइब दैट प्रोडक्ट फॉर देयर पेशेंट्स। राइट जी, अगर ऑलरेडी नहीं भी है, फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं भी करती है तो हमारे पास जो क्लिनिकल ट्रायल्स में जिस तरह का डेटा आ रहा है, जनरेट हुआ है, उसकी बेसिस पे जो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी बेसिस पे हम कस्टमर्स से डेटा लेके ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी गिवन मार्केट में उसकी क्या डिमांड होगी, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
प्रोडिक्शन करने की बेस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट मार्केट्स को कि किस मार्केट में पहले प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा साइज और डिमांड एग्जिस्ट करती है प्रोडक्ट के लिए। कंपटीशन, वाई कंपटीशन इज सक्सेसफुल, कंपटीटर जो हमारा है वो क्यों सक्सेसफुल है, क्या उसके पास ऐसी चीज़ें हैं, क्या उसके पास ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या उसके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं, क्या उसके पास ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिसकी वजह से कंपटीटर हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, ये रिसर्च करते हैं। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में कंपटीटर एनालिसिस और कंपटीटर रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा मीनिंग रखती है। सारा मार्केट में सारा गेम ही जो है वो कंपटीटर की बेसिस पे होता है। मार्केट साइज एंड ग्रोथ को आइडेंटिफाई करना, मार्केट साइज तो हम देख चुके हैं, ग्रोथ से वी मीन के किसी गिवन डिजीज के लिए या किसी गिवन थेराप्यूटिक एरिया में ग्रोथ जो है वो कितनी आ रही है। ठीक जी, लेट से कि अगर हमारे पास कैंसर की मार्केट है, कैंसर की मार्केट है या लंग कैंसर के या थ्रोट कैंसर के लें, थ्रोट कैंसर की मार्केट पाकिस्तान में इस तरह से उठी, ठीक है, इस तरह से उठी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाई। अब यहाँ तक हमें नज़र आ रहा है कि जी बहुत पोटेंशियल है, ठीक है जी, बहुत पोटेंशियल है, मार्केट में बहुत पोटेंशियल है थ्रोट कैंसर की प्रोडक्ट्स के लिए। गवर्नमेंट ने कैंपेन्स चलाई, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की, पब्लिक में अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज़ की, ठीक जी, जो ऐसी लाइफ स्टाइल फैक्टर्स जो कि थ्रोट कैंसर काज करते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए जो है वो रेस्ट्रिक्शंस लगाए, कुछ बैन्स लगाए, जिसके नतीजे में अभी होने लगा कि ये इस तरह से नीचे आ रही है मार्केट, ठीक है जी।